नमस्कार बच्चों। कल हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे साइनोनिम एंटोनिम में, तो उनकी प्रैक्टिस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है बेटा। अभी हम कुछ नए ईडियम्स या मुहावरे पढ़ रहे हैं, कुछ मुहावरे, नए मुहावरे। ठीक है, उसके बाद हम कल की प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहला मुहावरा बेटा, डाई इन हार्नेस। ठीक है, इसका मतलब बेटा होता है डाई वाइल वर्किंग। ठीक है, डाई वाइल वर्किंग। एग्जाम में ये आएगा, आपको मतलब ऐसा पूछेगा। ठीक है, अंग्रेजी से अंग्रेजी में आता है। धीमे धीमे हम अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। 3 महीने में हमें ना बिल्कुल पूरी फीलिंग आने लगेगी अंग्रेजी की। अब देखो बेटा, ये है ईडियम। तो डाई माने होता है मृत्यु। हार्नेस का मतलब क्या होता है? अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमें मुहावरे का मतलब समझ आ जाएगा, तो हम अर्थ निकाल लेंगे। बेटा हार्नेस क्या होता है ये समझ लो। और ये वर्ड क्या है ना, फेमस है। समानार्थी विलोम शब्द में ये फेमस है, कई बार आता है हार्नेस। बेटा क्या है, आपने बैलगाड़ी देखी होगी। ठीक है, बैलगाड़ी देखी होगी, इसको जुआ जुआ बोलते हैं। एक चीज होती है, देखो बेटा ये बैलगाड़ी है, ये 2 बैल हैं। यहाँ पे ये डंडा लगा होता है बैलगाड़ी का, यहाँ पे जो पट्टा लगा होता है, जुआ बोलते हैं इसको, कई लोग नाल बोलते हैं। तो ये जो बैलों पे लकड़ी का पट्टा लगा होता है, एक बैल पे इधर, फिर दूसरे पे इधर, तो इधर पे इधर पे, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हार्नेस। इसको बोलते हैं हार्नेस। अगर आप तांगे में देखो तो तांगे में क्या है, तांगा होगा, फिर उसके बाद 2 ऐसे वो जाएंगे, बीच में घोड़ा खड़ा होगा, तो घोड़े के यहां पे फिर एक पट्टा लगा होगा इनसे। तो पट्टा, ठीक है, चमड़े का या फिर लकड़ी का पट्टा, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में, इसको हम हार्नेस बोलते हैं बेटा। और इसी से शब्द निकल के आया कि हार्नेस का मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है, उपयोग करना, जैसे बैल का, घोड़े का, गधे का। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखते रहा हूं, द हॉर्सेस वर हार्नेस्ड, ठीक है, टू वर्क। मतलब ये है कि जो घोड़े हैं उन्हें लगाया गया काम पे, काम पे। ठीक है, किस लिए? काम करने के लिए। ठीक है, फिर या फिर ऐसे, टू कैरी भूसा। ठीक है, मैंने ऐसे मतलब समझो भावनाओं को। घोड़ा को घोड़ा गाड़ी में काम पे लगाया गया कि वो ले जाए भूसे को। भूसे को ले जाते ना, बैलगाड़ी ले जाती है, घोड़ा गाड़ी ले जाती है कहीं पे, तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी को हम एज अ परिवहन यूज करते हैं। अनाज ढोना हो गया, ठीक है, आदमियों को ले जाने के लिए तो अब नहीं यूज होता है, लेकिन अनाज ढोना और खेती में भूसा वगैरह है, ये सब के लिए अगर घोड़े को या फिर बैल को, किसी भी जानवर को काम पे लगाओ, किसी भी जानवर का उपयोग करो, उसे काम पे लगाओ, तो उसे बोलते हैं आप उस जानवर को हार्नेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? हार्नेस कर रहे हो। तो जानवर को काम पे लगाने के लिए ये हार्नेस वर्ड यूज होता है। ठीक है बेटा, केवल जानवर के लिए नहीं, हमारे लिए भी यूज होता है। जैसे आप भी अगर काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो या फिर साथ में काम कर रहे हो, क्योंकि देखो बेटा मैंने हार्नेस में बताया 2 बैल होते हैं बैलगाड़ी में, दोनों पे वो पट्टा लगा रहता, तो अकेले काम करना या साथ में काम करो तब भी आप हार्नेस लगा सकते हो। मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, फाइनली वी आर बैक इन द हार्नेस। इन हार्नेस, सॉरी, इन द नहीं होगा, इन हार्नेस। अब ध्यान से सुनो, आखिरकार हम वापस आ गए, कहां पे? काम पे। अब जैसे मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, ठीक है, अब क्या है, आपको लंच का टाइम मिलेगा, दोपहर के खाने का 1 से 2 छुट्टी होगी, फिर 2 सवा 2 बजे आप क्या है, फिर ऑफिस पहुंचोगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ हो, आप खाना खा के आप ऑफिस आ गए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, फाइनली वी आर बैक इन द हार्नेस, अब हम काम करने चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, चलो अब काम करते हैं, तो फाइनली वी आर बैक इन हार्नेस, मतलब अब हम काम पे लगेंगे। तो आदमी के काम करने के लिए भी हार्नेस बेटा यूज होता है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यूज करना, उपयोग करना, काम करना, इन सब के लिए होता है। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, ये तो 2 यूज हो गए।
एक बेटा वर्ड होता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट इसका मतलब होता है उपयोग करना। मैं बताता हूं कैसे। अधिकतर ये नेगेटिव में आता है, इसके कई सारे मीनिंग है, एक मैं आपको बता रहा हूं, और वैसे ये पॉजिटिव में भी आता है, इसको समझ लोगे आप। भगवान है ना, तो भगवान जब हमें धरती पे भेजता है तो हमें कई सारे रिसोर्सेस देता है। इंसान को भगवान ने कई सारे रिसोर्सेस दिए हुए हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है बेटा संसाधन। पहले तो जब आदमी पैदा होता है तो 2 आंख, हाथ, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पैर काम कर, ये हाथ पैर भगवान ने हमें एज अ संसाधन दिए हैं बेटा, अर्थशास्त्र की भाषा में। उसके बाद हमें क्या क्या संसाधन दिए? भगवान ने हमें पानी दिया, भगवान ने हमें जमीन दी, भगवान ने हमें पेड़ दिए, भगवान ने जो सांस ले रहे हैं हमें ऑक्सीजन दी। भगवान ने हमें कितने रिसोर्सेज दिए। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? हवा को जहरीला कर रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण कर रहा है, जल, ठीक है, पानी है नदियों का वो गंदा कर रहा है, पृथ्वी को हैरेस करने में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे एक सेंटेंस कभी कभी आता है, वी आर हार्नेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो वी आर हार्नेसिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, विदाउट एनी सेंस, ऐसे लिख दिया कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और वो भी क्या है? बिना सोचे समझे। तो अल्टीमेटली कीवर्ड क्या है बेटा इधर पे? हार्नेस का मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक वो बोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन, ठीक है, टू जनरेट पावर। मैं ये सब आपको पता है क्यों लिख रहा हूं? मैं हिंदी में समझा दूं, निपट जाऊं। ये सबको आप ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। 3 महीने में आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब अंग्रेजी पढ़ना सीख गए। आपको 3 महीने में पता नहीं लगेगा कि आप कब अंग्रेजी पढ़ना सीख गए। अब मैंने आपको बताया एक्सप्लॉइट करना हुआ, ठीक है। अगर आप ज्यादा किसी चीज का यूज कर रहे हो तो नेगेटिव जाता है, लेकिन किसी भी चीज का आप उपयोग कर रहे हो तो पॉजिटिव में भी एक्सप्लॉइट वर्ड यूज करते हैं। तो अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, मैंने सेंटेंस लिखा था वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना, हार्नेस करना, समझ रहे हो? अब देखो इधर पे सूरज है, अब सूरज भगवान है, तो हम क्या करते हैं? सूरज भगवान की दी हुई धूप को ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग करेंगे? जब हम सोलर पैनल बनाएंगे, उनसे लाइट बनाएंगे। तो सूरज भगवान से हम सोलर एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे हम लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हम सूरज भगवान की रोशनी को या सन को हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उपयोग करने की। तो अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड मतलब कोशिश की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं उपयोग करने के लिए, टू हार्नेस क्या? सूर्य की ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए। किस लिए? टू जनरेट पावर, माने इलेक्ट्रिसिटी। इतनी सिंपल है इंग्लिश, ठीक है बेटा। प्रयास किए जा रहे हैं, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, टेंस वेंस और ये सब। प्रयास किए जा रहे हैं उपयोग करने के लिए सूर्य की ऊर्जा को, जिससे जनरेट हो सके पावर। तो सूर्य की ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल बनाने पड़ेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। समझ आ गया होगा आपको हार्नेस का मतलब? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो बेटा, हार्नेस का मतलब होता है काम करना, या फिर किसी का उपयोग करो या किसी से काम निकलवाओ, वो सब चीजें, ठीक है, उसका मतलब होता है हार्नेस करना। ठीक है भाई, आप किसी का फायदा उठा रहे हो, उसके लिए भी हार्नेस वर्ड यूज होता है। आपको फीलिंग आ गई होगी हार्नेस की। अब देखो बेटा, डाई का मतलब मर जाना, इन हार्नेस, तो इसका मतलब होता है मृत्यु होना। डाई वाइल का मतलब है दौरान, किसकी? वर्किंग। तो काम करने के दौरान मृत्यु हो जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना? काम करने के दौरान मृत्यु हो जाना। एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, मैनी इंडियन सोल्जर्स, बहुत सारे इंडिया के सैनिक, डाई
इन हार्नेस मतलब काम करने के दौरान, ठीक है। वाइल पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है बेटा पहरा देना, पेट्रोलिंग का मतलब होता है बेटा पहरा देना, हाँ वही पेट्रोल वाला पहरा देना। वाइल पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के दौरान, ठीक है, अलोंग एलओसी, एलओसी पे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक साल बहुत सारे सोल्जर्स काम करते हुए मृत्यु को पा जाते हैं। कैसे? जब वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं अलोंग एलओसी। तो बहुत सारे सोल्जर्स, ठीक है, वो शहीद हो जाते हैं। और जब भाई पहरा दे रहे हैं, वहां से आतंकवादियों ने गोली चला दी, तो काम करते टाइम मरे ना। अब देखो एक और जगह पे ये यूज होता है, जब भी कोई भी इंसान रिटायरमेंट के पहले किसी इंसान की डेथ हो जाती है, सरकारी आदमी है, किसी की रिटायरमेंट के पहले डेथ हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस, मतलब काम करने के दौरान, मतलब नौकरी लगी थी, नौकरी पूरी नहीं की उसने, उसके पहले उसकी डेथ हो गई। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एक ईडीएम है इतना बता रहा हूं, नहीं, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। यहां पे 3 महीने बाद आपकी अंग्रेजी पढ़ने की हैबिट हो जाएगी और यही आपको सीधा नंबर दिला देगी। वर्ड मीनिंग तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सर इतने में तो हम 10 निपटा लेते। तो तुम पढ़ते तो बचपन से आ रहे हो, तो क्या सारे याद हो गए? आज भी लोग पैसिव वॉइस नरेशन के फॉर्मूले याद करके फिरते हैं, फिर भूल जाते। बेटा याद करना ही नहीं होता है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें जितना आ जाए उतना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? एक वर्ड है, एक ईडियम है, ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ड्रॉ अ लॉन्ग बो। इसका मतलब होता है बेटा एग्जागरेट, एग्जागरेट, एग्जागरेट वर्ड जो है ना, इसका जो सफिक्स है पहले लगा होता है, जो ये है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से देखो एग्जा, ठीक है, एग्जा मतलब एग्जागरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है। एग्जागरेट करना किसी भी मैटर को, कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, उसको जब कोई बढ़ा चढ़ा के बोले तो उसे बोलते हैं एग्जागरेट करना। तो ये ईडीएम के साथ आपको ये बात समझ आई? अब देखो ईडीएम ड्रॉ अ लॉन्ग बो, तो ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जागरेट करना। लॉन्ग बो का मतलब बेटा क्या है? बो का मतलब होता है बेटा धनुष, धनुष, ठीक है। अब धनुष का ये जो तार है ना, वो ये कह रहा है कि ये धनुष का जो वो है धागा, ठीक है, रस्सी है जो धनुष की, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो। मतलब धनुष की रस्सी, वो धनुष की जो वो है ना बाण वो है, ठीक है, तो इसको और ज्यादा खींच दो, जितना खींचना है उतना नहीं, उससे ज्यादा खींच दो। तो कोई भी समस्या है या फिर कोई भी दिक्कत है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। बो का मतलब बेटा यहाँ पे धनुष की वो है, क्या कहते हैं उसको, जो भी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, धनुष के लिए ऐसे मतलब खींचते हैं, ठीक है, ओके। तो बो माने धनुष हो गया, तो ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ड्रॉ का मतलब बेटा यहाँ पे खींचना है, खींचना, और लॉन्ग का मतलब लंबा। अब धनुष की तार को बहुत ज्यादा लंबा खींच दोगे तो इसका मतलब है कि आप मैटर को एग्जागरेट कर रहे हो। और एग्जागरेट किसने किया? चाइना इज ड्रॉइंग, ऐसे आ सकता है आपको एग्जाम में, अ लॉन्ग बो, ठीक है, ठीक है, ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो फॉर लद्दाख या पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक के लिए ना चाइना कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है, चीन जो है ना वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो नहीं रहा है, हो चुका है, ठीक है। अब वो वापस जा रहे हैं धीमे धीमे, कुछ कर थोड़े ना सकते, क्या भारत से युद्ध लड़ेंगे? भारत बहुत बड़ा है, ठीक है, उनका काम जो उनको थोड़ा सा ट्राई करना था ना, वो वैसे भी उनकी इज्जत धुल गई, अब धीमे धीमे वापस जाएंगे। मैं पहले ही कह दी, मैंने आपको 7 दिन पहले ये बात बोली थी, युद्ध युद्ध नहीं होगा, फुल फ्लेज वॉर तो हो ही नहीं सकता। फुल फ्लेज वॉर का मतलब है पूरी सेना भारत की, पूरी सेना चीन की, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी कंट्रीज तो दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म करनी है तो भारत और चीन में फुल फ्लेज वॉर कराओ।
फुल फ्लैज वॉर नहीं होगा। अगर वॉर होता तो छोटा सा वॉर हो सकता था, ठीक है। तो बात यह है ना, चाइना इज ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो फॉर लद्दाख। लद्दाख के लिए बेफालतू में चाइना परेशान हो रहा है, मतलब मैटर को एग्जागरेट कर रहा है। भाई इंडिया की पॉलिसी क्या है कि जो विवादित हिस्सा है पेंगोंग लेक, उसके उस तरफ का, पेंगोंग का कि उस ना तुम वहां आओ ना हम आएंगे, बाकी अपन जो कर रहे हैं करो, लड़ाई बढ़ाई का क्या मतलब, ठीक है। तो ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जागरेट करना, किसी भी मैटर को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ठीक है। अब वापस जा रहे हैं बेचारे धीमे धीमे, ठीक है भाई, ये बात हो गई। समझ आ रहा होगा आई थिंक, धीमे धीमे पढ़ना सीख जाओगे, काफी सारे वर्ड आपके कवर होते चले जाएंगे। एक वो है, एक ईडियम है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवर लॉ, ठीक है बेटा, एक्सट्रीमली सीवर लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवर लॉ। इसका मतलब होता है, एक और बता देता हूं, एक्सट्रीमली हार्श, ये एल हटा, ये हटा, एक्सट्रीमली हार्श एंड सीवर। सीवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, ठीक है। ये दो डेफिनेशन मैंने बता दी। अब मैं समझा देता हूं बेटा आपको। ड्रैकोनियन लॉ जो है ना, इसमें लॉ वो तो छोड़ो, आप तो ये ड्रैकोनियन वर्ड पे फोकस करो बेटा। ड्रैकोनियन में ये जो वर्ड ड्रैको है ना, ये ड्रैको क्या है बेटा, एक वो था, एक इंसान था, ठीक है, एक मंत्री था, ऐसे समझ लो। और इसने एथेंस में कानून बनाया, पहला कानून इसने बनाया था, ऐसा सुनने में आया है। अब इसने कानून बनाया तो इतना खतरनाक कानून बनाया, इतना खतरनाक कानून बनाया कि उसमें क्या था कि कोई भी चोरी करेगा तो उसको मृत्यु दंड, कोई भी किसी से झगड़ा करेगा तो उसको मृत्यु दंड, कोई भी सरकार के खिलाफ जाके कुछ बोलेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो इसने जो कानून बनाए थे, इसने जो कानून बनाए थे वो इतने ज्यादा एक तरीके से सीवर कानून थे। सीवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक तरीके से बेकार, ठीक है। सीवर का मतलब होता है तीक्ष्ण, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, सीवर कानून, ठीक है, जिसमें मतलब एकदम कुछ पूछे ही ना, ठीक है, ओके। एक्सट्रीमली हार्श, सीवर का मतलब होता है हार्श, ठीक है। तो यहां पे एक्सट्रीमली और इनका मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खराब, सीवर और हार्श, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे सर्दी पड़ रही है, मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, या फिर गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, सर्दी पड़ती है और गर्मी पड़ती है। तो या तो कई बार ऐसा होता है सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, ठीक है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो उसे बोलते हैं हार्श कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी पड़े, सीवर कोल्ड, ठीक है। अब कई बार गर्मी पड़ती है तो तपा चलते हैं, तो उन तपा में देखना बहुत तेज लू चलती है, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हार्श वेदर होना, ठीक है बेटा। मौसम क्या है, कई बार बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, बाढ़ आने की संभावना होती है, तो जो मौसम रहता है ना वो सीवर वेदर बोल देते हैं उसको। सीवर या हार्श आप वहां पे करोगे जहां पे चीज इतनी ज्यादा हो जाए कि उससे नुकसान बहुत ज्यादा होने लगे। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अब उसकी कंडीशन जो है वो दिन पे दिन, कोरोना का पेशेंट है, बिगड़ती जा रही है, तो बोलेंगे उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवर है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है। तो सीवर और हार्श का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैं बोल रहा हूं ड्रैकोनियन लॉ जो है ना, इसमें ड्रैको ने बहुत कठिन कानून बनाए थे, बहुत ज्यादा कठिन, तो उसी से हो गया बहुत ही ज्यादा कठिन कानून, या फिर बहुत ही ज्यादा हार्श और तीव्र कानून, ठीक है, हार्श और तीव्र, ठीक है, कठिन या फिर मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से जो मतलब जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा कठिन हो, ठीक है भैया। ड्रैकोनियन लॉ हो गया, ठीक है। ड्रैकोनियन लॉ कहां पे आते हैं, ठीक है, कई सारे, जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया जो है ना, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ड्रैकोनियन लॉ है, वहां पे लोगों के अधिकार नहीं है, जो सरकार चाहेगी वो कहेगी करेगी। तो अधिकतर जो तानाशाही
कंट्रीज है ना, जो तानाशाही कंट्रीज हैं, उनमें ड्रैकोनियन लॉज हैं। हमारे यहाँ पे ड्रैकोनियन लॉज भी कई बार पहले जमाने में थे। सती प्रथा, सती प्रथा जो थी, अब आप ये नहीं कहना कि सर कानून थोड़े ना था, यहाँ पे कानून से मतलब नहीं है। ड्रैकोनियन लॉ वहां पे यूज होगा जहां पे कोई भी रिचुअल, कोई भी सांस्कृतिक हैबिट जैसे कस्टम वगैरह, तो कोई भी कस्टम, रीति रिवाज ऐसा हो जो बहुत ही ज्यादा हाश हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब भयानक हो, ठीक है। तो जैसे सती प्रथा, सती प्रथा वॉज अ ड्रैकोनियन लॉ। अब समझ आई गया होगा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ओके। तो ड्रैकोनियन लॉ हो गया हमारा, ठीक है। ड्रैको से याद रखना, ये ड्रैको एक मतलब मंत्री था, उसने ऐसा कानून में, फिर उसने को दोबारा सुधारना भी पड़ा था। लोग कहने लगे भैया यार तुम तो यार, हमने पता चला पलक झलक झपट मतलब पलक झपका के इधर पे देखा, हमसे कोई गलती हो गई, तुम हमको मृत्यु दंड दे दो। तो फिर दिक्कत होने लगी थी वहां पे। उसके बाद एक ईडियम है आपका डाई हार्ड, डाई हार्ड, ठीक है। डाई हार्ड का मतलब होता है, डाई हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू स्टॉप और एंड, डिफिकल्ट टू स्टॉप और एंड। कोई ऐसी चीज जो लगातार बढ़ती चली जाए और उसको स्टॉप करना। मतलब डाई हार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, डाई का मतलब मैं बता देता हूं अभी एग्जांपल देके, ठीक है। एक तो हो गया ये मीनिंग, दूसरा होता है परसिस्टेंट इन वर्क, परसिस्टेंट इन वर्क मतलब स्टबर्न बोलते हैं इसको, स्टबर्न, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, समझा देता हूं मैं, एग्जांपल ले लो, कोरोना, कोरोना वायरस issue is a die hard one, ठीक है। इसका मतलब ये है जो कोरोना वायरस की समस्या है वो ऐसी है, आसानी से खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। मतलब कोई भी ऐसी चीज या ऐसी समस्या जो आसानी से खत्म ना हो, उसके लिए हम डाई हार्ड यूज करते हैं, डिफिकल्ट टू स्टॉप और एंड एनीथिंग, ठीक है। कोरोना प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम, जैसे कई बार क्या होता है, ओल्ड कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब होता है बेटा रीति रिवाज, डाई हार्ड, कस्टम्स का मतलब होता है बेटा रीति रिवाज, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा है, ठीक है, तो वो पुराना कस्टम है, रीति रिवाज है, ठीक है, हमारा पुराना ट्रेडिशन है, ठीक है। तो वो आसानी से खत्म नहीं होगा, समय जाते जाते खत्म होगा। जैसे आज भी नई, आज भी देखोगे आप तो शादियां जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत सारी बच्चियों की बाल विवाह आज भी होते हैं ना। तो पुरानी, ठीक है, जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई लोग होते हैं ना, कई बार एक ऐसा सामान्यतः बोला जाता है, कैसे कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, तो उसके लिए ये सेंटेंस है, ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें, डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब ये है कि हार्ड मतलब बड़ी मुश्किल से, हार्ड का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, हार्ड वर्क होता है ना, यहाँ पे हार्ड का मतलब है बड़ी मुश्किल से, और डाई का मतलब होता है मृत्यु। अब जैसे मान लो कोई आदत है या फिर खत्म करना, तो किसी आदत को खत्म करने के लिए, ठीक है, अगर वो आप यूज करो, खत्म होती है कोई भी आदत बड़ी मुश्किल से, माने ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी आदतें बहुत देर में खत्म होती हैं। समझ आ रही है बात? आशा है कि आप समझ रहे होगे, ठीक है भाई। अब जैसे मान बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे मान लो कश्मीर का जो विवाद है, ठीक है, ये एक डाई हार्ड इशू है, ठीक है। गरीबी जो है भारत में, ठीक है, मेनली गरीबी का कारण है भारत में अशिक्षा। तो अशिक्षा और गरीबी, ये जो समस्याएं हैं भारत की, ये डाई हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, जाएंगी लेकिन बहुत समय लगेगा। भ्रष्टाचार,
इज अ डाई हार्ड इशू इन इंडिया। भ्रष्टाचार इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो आपको डाई हार्ड का पहला मतलब तो आई थिंक समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, और आपको केवल ये ऐसा नहीं कि ईडीएम में आएगा, सेंटेंसेस में आएगा। दूसरा क्या है, ये देखो इससे मिलता जुलता है बेटा। क्या है ना कि ये जो ईडीएम है ना, ये ईडीएम का ओरिजिन बता देता हूं। 1817 में एक पेनिनसुलर वॉर हुआ था जिसमें अंग्रेजों की सेना थी, ठीक है, वो चारों तरफ से घिर गई थी, ठीक है, पोर्तुगीज से। तो अब क्या है, पेनिनसुलर वॉर में हुआ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो अंग्रेजों का कमांडर था ना, उसने अपने 50 या 60 कुछ टुकड़ी के सैनिक थे ना, उनको ये बोला कि देखो घिर तो गए हैं, अब लड़ना तो पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना कि लड़ना जरूर, लड़ना तो है ही, चारों तरफ से घिरे हुए हो और मरेंगे भी, तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर बाद मरे। तो उसने सब लोगों को बोला प्लीज गो एंड फाइट एंड डाई हार्ड, मतलब बड़ी मुश्किल से मरना। चारों तरफ से घिरे हो तो मरोगे तो है ही, लेकिन मजा तब आएगा जब उन लोगों को तुम्हें मारने में मतलब नाकों नहीं चबाने पड़े, ऐसा समझ लो। अब कोरोना वायरस खत्म तो होगा ही आ गया, लेकिन मतलब समस्या तो हो गई ना बहुत बड़ी, लगे हुए परेशान तो हो रहे हैं ना हम। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, बाल विवाह भी खत्म होगा, दहेज प्रथा भी, लेकिन समय लगेगा। तो ये कमांडर इन लोगों को बोलता है ठीक है, गो एंड फाइट एंड डाई हार्ड। तो इसका मतलब वहीं से ये ईडियम आ गया कि कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी व्यक्ति परसिस्टेंट हो किसी भी काम में, इसका मतलब होता है स्टबबर्न। स्टबबर्न का बेटा मतलब होता है ठूठा। स्टबबर्न का मतलब होता है ठूठा, मतलब उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। स्टबबर्न का मतलब होता है ढीठ। स्टबबर्न का मतलब होता है ढीठ, ढीठा। स्टबबर्न का मतलब होता है अड़ियल। तो कोई आदमी अगर किसी काम में लग जाए और वो परसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा लगातार, ठीक है, लगातार या कांस्टेंट, ठीक है। तो एकदम इन्होंने अड़ियल तरीके से युद्ध लड़ा, लगातार लोगों को मारते रहे और बड़ी मुश्किल से इनको सामने की सेनाएं जो घेरे हुए थी वो खत्म कर पाई। तो परसिस्टेंट इन वर्क माने किसी काम को लगातार करते रहना और एकदम जिद पाल लेना, एकदम ढीठपन हो जाना आपके अंदर कि हमें ये काम तो करना ही है, ठीक है। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, डाई हार्ड, डाई हार्ड प्रिपरेशन, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए बेटा, डाई हार्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। नोट करते जाना, आपसे आशा है कि आप पॉज करके नोट करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि सब लोगों की नौकरी नहीं लगनी है बेटा, सब लोगों की तो नौकरी लगनी ही नहीं है, ठीक है। जो लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उनकी नौकरी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है अ फीदर इन वंस कैप। इसमें काफी सारे वर्ड आपके कवर होंगे। इसका मतलब होता है अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम या फिर एन ऑनर, एन ऑनर, ठीक है बेटा, एक सम्मान या फिर एक पुरस्कार, पुरस्कार या कोई सम्मान मिलना, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट, और अचीवमेंट, ठीक है। अनकम ये हो गया द वन टेक्स प्राइड इन। देखो समझा देता हूं मैं इसको, ठीक है। अ फीदर इन वंस कैप, बेटा सिंपल सी बात देखो, आपने कभी देखा होगा आर्मी वालों को, आर्मी वालों को, ठीक है। तो आर्मी में क्या है, बड़े बड़े मेजर वगैरह होते हैं तो उनके यहाँ पे तमगे लगे रहते हैं लाइन से, एक मेडल, दूसरा मेडल, तीसरा मेडल, चौथा मेडल, आप समझ गए हुए मेरी बात को। अभी तो मेडल लगे रहते हैं आर्मी में, सेना वालों के जो जनरल होते हैं बड़े, उनके मेडल लगे होते हैं, ठीक
ठीक है, ये इनको वीर चक्र मिला है, परमवीर चक्र मिला है, ये वाला चक्र अशोक चक्र मिला है, वो सारे मेडल लगे होते हैं जो उनकी अचीवमेंट होती है। पहले जमाने में क्या था, सेना वगैरह वर्दी वगैरह मेडल का सिस्टम था नहीं। पहले लोग क्या करते थे, एक हैट पहनते थे, हैट, काऊ हैट, और उस हैट में उनके पंख लगे होते थे, सुनहरे पंख। उनके हैट में सुनहरे पंख लगे होते थे। इधर पे हैट में आपने कभी पंख देखे हो तो बेटा इन पंखों का मतलब होता था अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब कुछ जिंदगी में अच्छा किया हो, कुछ अचीव किया हो, पाना। अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ पाना, ठीक है। अकम्पलिशमेंट का मतलब एक तरीके से एक कुछ किया हो आपने। अकम्पलिश बेटा, अकम्पलिश का मतलब होता है, अकम्पलिश का मतलब होता है फिनिश करना, ठीक है, कंप्लीट करना, किसी चीज को फिनिश करना, कंप्लीट करना। और अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है आपकी एक अचीवमेंट, आपकी एक अचीवमेंट या फिर आपके द्वारा किया गया कोई सराहनीय कार्य। तो अगर आप कोई सराहनीय कार्य करो या फिर आप कुछ अचीव करो, सिंपल सी बात है बेटा, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना, नौकरी अगर आपकी लग जाएगी तो ये आपके लिए एक अकम्पलिशमेंट होगी, ये एक अचीवमेंट होगी। फिर दर साल आपके प्रमोशंस होते जाएंगे। तो आपके हर प्रमोशन के बाद आप एक अपने टोपी ले लेना, उसमें पंख लगाते जाना, ले प्रमोशन, ले प्रमोशन। तो ये होता है एन अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट, ठीक है, दैट जिस पे कोई इंसान टेक प्राइड, ठीक है, कुछ ऐसा किया हो जिसमें, नहीं बोलते कई बार आपको सैनिक वगैरह मिलेंगे, ठीक है, वो कहेंगे हमने इतने युद्ध लड़े, एक बार हमारा वहां पे युद्ध हुआ था, एक बार वहां पे हमने उधर 6 लोगों को मारा था, हमने उधर 8 लोगों को। अंगुली माल क्या करता था, जिसको मारता था अंगुली काट कैसे डाल लेता था ना, वही चीज है कि अब फीदर, फीदर का मतलब होता है बेटा पंख, फीदर का मतलब होता है पंख। इन वंस कैप, अपनी टोपी में एक कैप ऐड कर देना, ऐड कर देना। तो इसका मतलब है एक रिवार्ड और एक ऑनर। समझ रहे हो, आपकी नौकरी लग जाएगी, वो तो आपके लिए एक अकम्पलिशमेंट है ही, वो तो मेजर अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है ही। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगी तो आपके प्रमोशंस होते चले जाएंगे। तो हर एक प्रमोशन आपके लिए एक अचीवमेंट होगा बेटा, एक अकम्पलिशमेंट होगा। तो प्रमोशन बाय प्रमोशन आप ऊपर चलेते जाओगे, आपकी अचीवमेंट्स होंगी। इसका मतलब आप वहां पे कह सकते हो, जैसे ही आपका प्रमोशन होगा उसी दिन आप ये ईडीएम दोहराना, आई हैव एडेड अ फीदर इन माई कैप, आई हैव एडेड अ फीदर इन माई कैप, ठीक है, आई हैव एडेड अ फीदर इन माई कैप। समझ आ गया बेटा, ठीक है। तो अब आप आशा है अकम्पलिशमेंट और अचीव का वो नहीं भूलोगे। मतलब अकम्पलिशमेंट का मतलब एक सराहनीय काम जो आपने किया हो, ठीक है बेटा। उसके बाद एक वर्ड है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू रिवाइव सम ओल्ड मैटर्स, ठीक है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखो बेटा, डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ, डेड का मतलब मरा हुआ, और बेटा हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, इसका मतलब होता है कि पुराने जो आपके मैटर्स हैं, ठीक है, एक्चुअली इसका तो यही मतलब है और ओरिजिन कुछ स्पेसिफिक है नहीं इसका। तो ट्राई टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है जिंदा करना, जिंदा करना किनको, सम ओल्ड मैटर्स, पुरानी बातों को। मतलब नहीं बोलते कि भाई पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है पुरानी चीजों को सामने लाना। अब भाई क्या है, चीन और इंडिया में 1962 के वॉर के बाद एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अब जो रेखा है उसके आसपास कोई नहीं भटकेगा, क्योंकि इसके आसपास तुम आए तो हम आएंगे। ना तो भारत चीन से जीत सकता है, ना चीन भारत से, करेंगे एक दूसरे का नुकसान ही अल्टीमेटली। तो क्या है कि जो हमारे विवादित चीजें हैं, जो बोन ऑफ कंटेंशंस हैं हमारे, जो विवादित चीजें, उनको छोड़ो। अब चीन क्या है, पुरानी चीज है, पेंगोंग लेक हमारा, ये हमारा। भाई 1950 में तुम्हारा मतलब
कुल मिला के छोड़ना चाहिए ना, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के चीन जबरदस्ती लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रोड तो हम बॉर्डर पे पहले से बना रहे हैं। 2015, 16, 17, 18, 19 अभी ही क्यों लड़ रहा है? पुराने मुर्दे उखाड़ के ला रहा है, तुम हम ये हमारा एरिया, ऐसा थोड़े ना होता है। होता तो अभी कोरोना में उनको समस्या चल रही है। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है ट्राई टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है जिंदा करना, ठीक है। सम ओल्ड मैटर्स को, पुराने मुर्दे को उखाड़ना, ठीक है भैया, समझ आ गया। ये आज के ईडियम्स थे आपके, ये आज के आपके सारे ईडियम्स थे। अब उसके बाद आ जाते हैं कल जो हमने पढ़ा हुआ था बेटा, कल जो हमने पढ़ा हुआ था उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं कल के वर्ड्स को। बेटा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी है वो ओल्ड एंड एंशिएंट वेज है। ट्रेडिशनल हुआ, कन्वेंशनल हुआ, कन्फर्मिस्ट हुआ, ये सारे आइडियाज जो हैं वो एंशिएंट का मतलब पुराने और ओल्ड माने पुराने हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे काम अच्छे किए, बहुत सारे रीति रिवाज हमारे यहाँ अच्छे हैं, और कुछ रीति रिवाज जो हैं वो खराब भी हैं। तो अच्छे के लिए भी यूज होगा और बुरे के लिए, और वही हमें देखना है, ठीक है बेटा। सबसे पहला, आई गॉट मैरिड कन्वेंशनली, इसका मतलब क्या है? मेरी जो शादी हुई वो कन्वेंशनली हुई। मेरी जो शादी हुई वो कन्वेंशनली हुई। शादी, मैरिज का मतलब शादी, मतलब परंपरागत तरीके से मेरी शादी हुई। यहां पे परंपरा की बात कर रहा है, वो खुश भी लग रहा है, ठीक है भाई, शादी भी हो गई है उसकी। आई गॉट, मेरी शादी हुई, इसका मतलब शादी होना। यहाँ पे मैं कन्वेंशनली माने पारंपरिक तरीके से। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं पूरा हिंदी बताऊंगा मुंह से, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ना सिखा रहा हूं। योगा ये सब्जेक्ट है। इज, अभी लिंकिंग वर्ब सुबह ही पढ़ाई है मैंने। योगा इज क्या है? योगा क्या है? एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, ठीक है बेटा। हाँ, अब जैसे मान लो, देखो, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस का मतलब काम करना होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं वोकैबुलरी में। प्रैक्टिस का मतलब काम करना। जैसे मैं टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो इसका मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं बेटा, ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो डॉक्टर प्रैक्टिस करने का मतलब अस्पताल में काम कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि योगा जो है ना, योगा इज अ कन्वेंशनल प्रैक्टिस, मतलब एक परंपरागत और पुरानी प्रैक्टिस है, ठीक है, ओल्ड है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और योगा से या तो आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव ही बोलेगा, नेगेटिव तो बोलेगा नहीं। तीसरा है आयुर्वेदा। इज क्या है? अ एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है ये, एन एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एलोपैथी हुई, होम्योपैथी हुई, ये तो नए नए हैं। आयुर्वेद पहले का है। तो आयुर्वेद एक एस्टैब्लिश्ड मतलब पहले से एस्टैब्लिश है, ठीक है, और ट्रेडिशनल। अब आयुर्वेद में किसी चीज का जन्म नहीं हो रहा है, जो भी किताबें हैं योगा पे लिखी हुई हैं आयुर्वेद पे, उन्हीं पे काम हो रहा है। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड माने हो चुका, ठीक है, आयुर्वेद के नियम डिफाइंड है। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, ठीक है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक तरीका है। वे का मतलब तरीका ऑफ ट्रीटमेंट, लोगों को ट्रीट करते हैं। तो आयुर्वेद से जो इलाज होता है वो परंपरागत है। आयुर्वेद से जो इलाज होता है बेटा वो परंपरागत इलाज है, ठीक है। अब यहां पे देखो, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इंडिया में, कास्ट सिस्टम इंडिया में, ये सब्जेक्ट हो गया कास्ट सिस्टम, वर्ब है आपकी इज। तो कास्ट सिस्टम इंडिया में इज अ कन्फर्मिस्ट आइडिया। अब यहां पे बताओ, कन्फर्मिस्ट जो है वो पॉजिटिव यूज हुआ है कि नेगेटिव? तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि कन्फर्मिस्ट जो है ना, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो खराब ही है, यही चीज मैं बता रहा हूं। जो मैंने आपको कल कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ठीक है, कन्फर्मिस्ट, एस्टैब्लिश्ड वर्ड बताई, ये कहां पे यूज हो रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करती हैं चीजें बेटा, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ कन्फर्मिस्ट आइडिया। जो कास्ट सिस्टम का आइडिया है वो कन्फर्मिस्ट आइडिया है, परंपरागत आइडिया है, जिसने, कास्ट सिस्टम की बात करें इस आइडिया की, जिसने
हार्म्ड इट, इंडिया को, जिसने हार्म किया, हानि पहुंचाई भारत को, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक भारत को कास्ट सिस्टम ने हानि पहुंचाई है। कई सालों तक भारत को कास्ट सिस्टम ने हानि पहुंचाई है। तो यहां पे यही सारे शब्द, यहां पे ये भी देखो, यहां पे ये भी लिख सकते हो कन्वेंशनल, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कन्वेंशनल। फिर से पढ़ लो, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ कन्वेंशनल आइडिया। आप ट्रेडिशनल भी लिख सकते हो, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज अ ट्रेडिशनल आइडिया दैट हार्म्ड इट फॉर मेनी ईयर्स, जिसने क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई बहुत सालों तक। ठीक है, तो यही है इंग्लिश रीडिंग। ठीक है, और वोकैबुलरी का सही यूज आप डायरेक्ट सेंटेंस से सीख सकते हो। अब जैसे ये देखो, इंडियाज एजुकेशन, इंडिया भारत की जो कन्वेंशनल एजुकेशन, कैसी शिक्षा, वो एजुकेशन जो कन्वेंशनल हमारे यहाँ पे, अब ये कन्वेंशनल एजुकेशन हमारे यहाँ पे कहाँ होती थी बेटा, गुरुकुल में। कन्वेंशनल माने हमारे जो पुराने मेथड हैं वो कैसे हैं, गुरुकुल में शिक्षा होती थी, ये व्रत वो व्रत। ठीक है, 1 साल के लिए गुरुजी आर्मी जैसी ट्रेनिंग दिलवाते थे। ठीक है, फिजिकल की भी होगी, ज्ञान की भी होगी, प्रकृति के टच में रखते थे, फिर भिक्षुक बना के भेज देते थे। ठीक है, कि भाई घूम के आओ पूरे अपने देश को। तो कई तरीके के एजुकेशन सिस्टम थे बेटा। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है बेटा सेंस। ठीक है, आपको सेंस आनी चाहिए। ठीक है, किताबों से परसेंटेज लेके कुछ नहीं होता है। इंडिया, तो उसी से आप क्या है ग्रो कर सकते हो जिंदगी में। अभी आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, एक तो होता है कि आपकी नौकरी लग गई, आप बस जिंदगी भर उसी में बने रहो। एक होता है कि आपकी नौकरी लगने के बाद आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाए, फिर आपकी लर्निंग जो है स्टार्ट हो जाए। तो वही हम कर रहे हैं, हम ऐसी शिक्षा देंगे, हमारे विचारों को आप सुनना। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कई लोग होते गुरुकुल के पीछे पड़ जाएंगे, अरे कुछ गुरुकुल वुरुकुल नहीं है, धर्म तो बेकार है, ये ऐसा है धर्म। बेटा कुछ बेकार नहीं होता धर्म, ये तो लोगों की सोच होती है। भाई एक कहावत है, क्योंकि गुरुकुल आ गया ना, तो मैं बोलने वाला था, धर्म है। अब कई लोग बोलते नहीं धर्म होना ही नहीं चाहिए, धर्म नहीं होगा तो अच्छा होगा। देखो बेटा क्या है, जो अमीर आदमी होता है उसके पास टाइम पास करने के हजारों तरीके होते हैं। अमीर आदमी जो है वो घूमने जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, खूब पार्क में जा रहा है, ये ठीक है ट्रिप कर रहा है। लेकिन जो आदमी गरीब या लेबर वर्ग का होता है, वो काम करके घर गया, वो क्या करेगा एंजॉयमेंट के लिए, तो वो अपना टाइम पास कैसे करेगा। आप गांव वगैरह में देखना कि ये जो धर्म वगैरह के काम होते हैं उनमें लोग इकट्ठे होते हैं, लोग मिलते हैं, समाज बंधता है उनसे। तो जो लो क्लास आदमी है ना, उसके टाइम पास करने का एक ही जरिया होता है, वो होता है धर्म और मंदिर मस्जिद वगैरह चर्च वगैरह। तो इनका महत्व क्या है कि जो अमीर आदमी है उसको जो करना है वो करे। अमीर आदमी बहुत कम मंदिर आता है क्योंकि उसका टाइम पास अलग अलग जगह पे होता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है, या फिर जो लेबर वर्ग का आदमी होता है, या फिर जो लेबर में किसान होते हैं, उनका समय भजन कीर्तन इन सब में ही पास होता है अधिकतर। टीवी में भी वो रामायण ही लगा लेते हैं। तो आप देखना, इंडियाज कन्वेंशनल एजुकेशन, जो हमारे गुरुकुल की एजुकेशन सिस्टम थी, वो थी कैसी, बेटर देन द मॉडर्न वन। आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, इतना पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है, और आप पढ़ के बैठे हुए नौकरी नहीं निकलती है। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। तो गुरुकुल की जो एजुकेशन थी उसमें सब चीजें बताते थे वो ओवरऑल। आपको ना संस्कृति की जानकारी भी देंगे, आपको आर्मी जैसी ट्रेनिंग भी मिलेगी, और आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब वो सब सिस्टम रहा ही नहीं। छठवां, द वुमेन इज अ स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है बेटा ज्ञानी, वाइज, पढ़ा लिखा। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं डिग्री होल्डर वाली बात नहीं, रियल वाला ज्ञानी। स्कॉलर का मतलब होता है एक तरीके से ज्ञानी आदमी को स्कॉलर बोलते हैं। ठीक है, द वुमेन इज अ स्कॉलर, वो एक ज्ञानी महिला है, पढ़ी लिखी, ठीक है, महिला है, विद कन्वेंशनल थॉट्स। तो जो वो है ना, उनकी जो थॉट्स है ना वो कन्वेंशनल है। अब क्योंकि महिला ज्ञानी है तो यहाँ पे कन्वेंशनल वर्ड जो है ना वो पॉजिटिव में यूज हुआ है। कि क्या है कि ये महिला जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार महिला है, साथ में अपनी संस्कृति को भी मानने वाली महिला है, अपनी संस्कृति को भी मानने वाली है। ठीक है बेटा, किसी दिन में एक आध दिन फ्री
रहूंगा तो मैं अमेरिका पे एक वीडियो बना दूंगा तो असलियत पता चल जाएगी। ये इंडिया में जितने टिकटॉक वाले ना बर्बाद होने जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे बेटा, बर्बाद हो रहे हैं। ये वेस्टर्न हैबिट्स जो उनको लग रही है ना, ओ फाओ मतलब फी फा, जो ठीक है, कुछ नहीं करेगा ये। बेटा पढ़ो, शिक्षा लो, एजुकेट हो, और दुनिया में यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ योगदान दो समाज को, ठीक है अपना। तो इन सब में कोई फायदा नहीं है, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी अमेरिका में सिस्टम ये है कि हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों का डाइवोर्स हो गया, बच्चा अनाथालय में है, कोई रखना नहीं चाहता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। अमेरिका में इतने स्ट्रिक्ट लॉ हैं कि अगर बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि वहां पे परिवार, फैमिलीज बनना बंद हो गई हैं। जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वहां पे फैमिली खत्म हो गई हैं, खत्म हो गई हैं टोटल। तो परिवार से लोग दूर होते जा रहे हैं जैसे ही वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं वो। तो अब किसी दिन मैं आपको बताऊंगा क्या हालत है अभी इस टाइम पे अमेरिका की। तभी इंडियंस वहां पे 42 लाख हैं, और बहुत ज्यादा उनको मानते भी हैं लोग कि भैया हाँ ये थोड़ा सा बचा लेंगे, ठीक है। और भी हैं बहुत सारी चीजें। 7th, तो यहाँ पे ऊपर वाले एक सेंटेंस को मैंने समझा दिया। वुमेन जो है वो ज्ञानी है और उनके विचार जो है अपनी संस्कृति से वो अपनी प्रभावित है, उनके विचार सांस्कृतिक हैं। वेस्टर्न हैबिट्स, पुरानी जो हैबिट्स है, वेस्टर्न हैबिट्स, ठीक है। ओ सॉरी, वेस्टर्न हैबिट्स का मतलब पुरानी नहीं, माफ करना, वेस्टर्न हैबिट्स का मतलब यहाँ पे है पश्चिमी, मतलब अमेरिका हुआ, और ये जो मतलब पुराने देशेस, मतलब वो देशेस हुआ, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, अंग्रेज लोगों की बात करें, अंग्रेज लोगों की जो आदतें हैं, वेंडलाइज्ड द इंडियन एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है बेटा। वेस्टर्न हैबिट्स जो हैं उन्होंने वेंडलाइज कर दिया है। बेटा पहली चीज तो वेंडलाइज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त कर देना। मेहरा साहब से मेरी लड़ाई हो गई, वेंडलाइज का मतलब समझ लो, मैं लठ लेके गया, मेहरा साहब की कार को तोड़ फाड़ दिया, उसे बोलते हैं वेंडलाइज करना। प्रॉपर्टी वेंडलाइज कब होती है बेटा? जब राइट होते हैं, जब राइट होते हैं, ठीक है। ROIT होगा शायद, ठीक है, इसको देख लेना। तो जब बेटा दंगे होते हैं, जब दंगे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया जाता है, प्रॉपर्टीज को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, प्रॉपर्टीज की तोड़ाफाड़ों से वेंडलाइज करना बोलते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्षतिग्रस्त करना नहीं, यहाँ पे दूसरा सेंस है बर्बाद कर देना। तो जो पश्चिमी सभ्यता की आदतें हैं, रात रात भर जागना, ठीक है, सुबह सुबह एकदम मतलब लेट उठना, 9 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बर्बाद कर दिया इंडियन एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस को। इंडियन एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस क्या थी? सुबह 5 बजे जागो, 5:30 बजे, 6-7 बजे तक रेडी हो जाओ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जल्दी करो, फिर उसके बाद काम पे जाओ और 8-9 बजे सो जाओ। ये नेचुरल मतलब जो नॉर्मल इंडियन कल्चर है उसकी बात कर रहा हूँ। अब तो भैया रात को 12-1 बजे सोते हैं, 8-9-10 बजे उठ जाते हैं, और फिर मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ने ऐसी चीज कर दी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो कल मिलते हैं फिर। आपको कल मॉर्निंग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा, तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। थैंक यू।